मैं उस बच्ची से शादी नहीं करूंगा। ये सिर्फ 10 साल की है। मैं चीखता चिल्लाता रहा था। पापा के पास गया तो उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी तरफ पासपोर्ट बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोले, जब तक हमारी पसंद से शादी नहीं कर लेते तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मजबूरी में मुझे हाँ करना पड़ा, क्योंकि अगले ही दिन मेरी दुबई की फ्लाइट थी। दिल घुट रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उस 10 साल की बच्ची को देखकर, जो कमरे में इधर उधर भागती हुई चप्पलें उछालती खिलखिलाकर हंस रही थी और मुझे पति कह रही थी। मैंने उसी वक्त मन ही मन कसम खा ली, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। शादी जैसे तमाशे में मैं बस एक खामोश किरदार बन गया था। हर तरफ शोर था, सजावट, हंसी, मेहमानों की बेतुकी बातें, पर मेरे अंदर एक तूफान था, जैसे कोई चीख चीख कर कह रहा हो, बस करो ये सब। मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पापा सामने खड़े थे, चेहरे पर वही सख्त तसल्ली, जैसे हर फैसला उनका आखिरी हो। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर दराज से एक लिफाफा निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, ले सकते हो, लेकिन शादी के बाद। मेरे हाथ कांप उठे, जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरा मुकद्दर लिख दिया हो। मैं बुरी तरह बिखरा। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर पापा का जवाब साफ था, हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वो लड़की अनाथ है, इससे पहले कि लोग कुछ कहें हम उसका घर बसा देना चाहते हैं। मेरी सारी दलीलें, आवाज़ें, गुस्सा सब बेकार हो गया। और फिर वो पल आया। मेरे हाथ में पेन था और सामने वो मासूम बच्ची, सुर्ख कपड़ों में घूंघट में बैठी, सर झुकाए, उंगलियां मरोड़ती हुई। हमारी शादी हो गई। मैं वहां पर जरूर था, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं था। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। शादी के बाद वो बच्ची पूरे घर में हंसती घूमती, बालों में फूल सजाती, खिलौनों से खेलती और मुझे देखकर कहती, आप मेरे पति हो ना। ये सुनकर मेरी रूह कांप जाती। मैं बस खामोश रहता। किसी ने नहीं देखा कि अंदर से मैं कैसे टूट चुका हूँ। दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब सुकून से दुबई जा बेटा, सब भूल जा। मैंने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, जो भुलाया जाए वो जख्म नहीं, जहर होता है। अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी। पासपोर्ट मेरे हाथ में था, बदन हल्का था, लेकिन दिल बहुत भारी। मैंने खिड़की के बाहर देखा और बस सोचा कि एक दिन सब कुछ बदल दूंगा, और उस दिन मैं खुद अपना फैसला करूंगा, किसी और का नहीं। दुबई पहुंचते ही मैंने खुद को एक नए इंसान में बदल लिया। रिश्ते, शादी, नाम सब एक कमरे में बंद करके कहीं गहरी तिजोरी में छुपा दिए। अब सिर्फ काम था और मैं। शुरू शुरू में मुश्किल बहुत हुई। दिल बार बार पीछे लौटने की कोशिश करता था। पर जब तुम्हारा खून लगातार खामोश पड़ा हो, जब किसी की भी आवाज़ अब मायने ना रखती हो, तब सिर्फ तुम्हें जीतने की लत लग जाती है। फिर तुम पीछे देखना छोड़ देते हो। मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया था। पहले 6 महीने एक गंदे से अपार्टमेंट में गुजारे। न वहाँ बैठने की जगह थी, न खाना खाने की फुर्सत। यूनिवर्सिटी का दबाव, नौकरी की तलाश और तन्हाई का शोर। पर मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जिन्होंने पीछे ढकेला था, उन सबको एक दिन अपनी कामयाबी दिखाने की कसम खा ली थी। पहले जब मैं बर्तन उठाता, झाड़ू देता, कई बार लोगों ने मेरे मुंह पर सामान फेंका। एक बार किसी ने हंसते हुए कहा, तू बाहर से आया है ना, यही काम तेरे जैसे लोगों के लिए है। मैं पलटकर मुस्कुरा दिया करता और कहता, आज तो यही है, पर कल कुछ और होकर दिखाऊंगा। शायद उसी दिन मेरी आंखों में एक पागल सा सपना उतर आया था। फिर एक आदमी मिला, जिसने मुझे एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में शिफ्ट करवा दिया। वहीं से मेरा सिस्टम चल पड़ा। दिन में यूनिवर्सिटी, रात में काम। 5 साल में मैंने वो सब जमा कर लिया, जो मुझे खुद का नाम बनाने के लिए चाहिए था। और फिर मैंने एक फैशन हाउस शोरूम खोला। शुरू में सबने हंसी उड़ाई, कुछ तो सामने आकर कहते, दुबई में फैशन का बिजनेस करेगा। लेकिन मैंने हंसने वालों को नौकरी दी, वो भी अपने शर्तों पर। अब औरतों का मेरे पास होना जैसे एक रूटीन सा बन गया था। चाहे वो ड्राइवर हो, मॉडल हो या क्लाइंट, सबको मुझ में एक कामयाब मर्द नजर आता था, जिसकी आंखों में एक मगरूर सा जुनून था। मैं फ्लर्ट करता, बिस्तर बांटता, पर जज्बात वो मेरे लिए मर चुके थे। एक बार किसी लड़की ने होले से पूछा, क्या तुम प्यार में यकीन रखते हो? मैंने सिगरेट का कश लेते हुए सिर्फ इतना कहा, लव इज द जस्ट मार्केटिंग गिमिक, इज द सेल टैग ऑन अ ब्रोकन आइटम। प्यार वो तो बस एक दिखावा है, जैसे किसी टूटी फूटी चीज पर छूट का टैग चिपका दिया गया हो, ताकि लोग उसे खरीद ही लें, जबकि असल में वो चीज कब की बेकार हो चुकी होती है। फिर मैंने खुद को चीज बना दिया, वो चीज जो महंगी थी, कीमती थी और किसी के लिए भी काबिल नहीं। बिजनेस बढ़ता गया, मेरा चेहरा मैगजीन के कवर पर आने लगा। शोरूम में लोग मेरी मौजूदगी की कीमत पर चीजें खरीदने आते।
हर कामयाबी मुझे उस वक्त की याद दिलाती थी जब मैं अपनी शादी निभाने से इनकार करके यहाँ चला आया था। इसी तरह 12 साल गुजर चुके थे। एक रात मैं अपने टेरेस पर बैठा था। नीचे शहर की रोशनी अपनी रफ्तार में चमक रही थी। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। समर बेटा, दादा की तबीयत बहुत खराब है। शायद आखिरी मौका है उनसे मिलने का। ये मेरी दादी का मैसेज था। कई लम्हों तक मैं हैरान बैठा रहा। दादा, वही जिनकी खामोश निगाहें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थी, जिनकी मौजूदगी ही उस घर की बुनियाद थी। उनके साय के बिना तो वो छत भी अधूरी थी। मैंने 2 दिन बाद की फ्लाइट बुक करवा ली। मैं वहाँ किसी इमोशनल बहाव में नहीं जा रहा था, बस अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाने जा रहा था। एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने नहीं आया। मैं खुद ही गाड़ी लेकर उस पुराने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो जैसे वक्त वही का वही ठहरा था। वही पुराना फर्श, वही पुराने पर्दे और दीवारों पर टंगी वही तस्वीरें। बस अब उनमें उम्र की सिलवटें और धूल की परतें चढ़ चुकी थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक बूढ़ी सी औरत दौड़कर आई। मेरी दादी। समर, मेरे बच्चे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, पर मैं बस खड़ा रहा, हैरान। दादा अंदर हैं, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम्हें देखकर खुश होंगे, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप सर हिलाकर अंदर चला गया। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में जैसे रोशनी लौट आई। उन्होंने हाथ उठाया, पर जिस्म ने साथ नहीं दिया। मैंने झुककर उनका हाथ थाम लिया और कहा, आपके हुक्म पर आया हूँ। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया। बस इतना ही लम्हा था, कुछ फर्ज निभाने थे, फिर वापस जाना है। लेकिन जिंदगी एक ऐसा मोड़ दे गई जिस पर मैं ना तैयार था ना राजी। अगले ही दिन खानदान में किसी की मंगनी थी। दादी ने कहा, चलो, तुम्हें सब देखकर खुश होंगे। मैंने साफ कहा, मैं ये तमाशा देखने नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा कि एक कोने में बैठ जाना, न मुस्कुराना, न किसी को प्रार्थना देना। वैसे भी तुम्हें कौन याद करता है। मैं चुप रहा। रात के 8 बजे मैं काले रंग की शेरवानी पहनकर फंक्शन में दाखिल हुआ। सबकी नजरें एक पल को मुझ पर रुकी और फिर दोबारा हट गई। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बस दीवार से लगे एक खाली सोफे पर जाकर बैठ गया। काफी लोग मेरे लिए अजनबी थे। और फिर वो आई, सामने से हंसते हुए, जैसे अपनी गर्दन मोड़ते हुए। वक्त थमसा गया। काले रंग का साटन का गाउन, हल्की लिपस्टिक और वो आंखें जिनमें बिजलियां थी। एक पल के लिए लगा कि सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो वही थी ईशा, मेरी पत्नी। अब वो 10 साल की बच्ची नहीं थी, अब वो एक औरत बन चुकी थी, कॉन्फिडेंस से भरी, मगरूर और बेहद खूबसूरत। उसके साथ एक लड़का था, कोई लफंगा सा लग रहा था, शर्ट के ऊपर जैकेट, जैसे वही कोई स्टार हो। ईशा उसकी बाहों में हाथ डाले चल रही थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ खामोश हो गया, लेकिन चेहरा बेजान ही रहा। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वो नहीं मुड़ी। फिर वो मेरी तरफ आई, नजरें मिली और उसने एक मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जिसमें बर्फ की ठंडक नहीं, बल्कि एक तेज चाकू छुपा था। मैंने झुककर दादी से पूछा, वो लड़की कौन है। दादी ने कहा, ये ईशा है, तुम्हारी पत्नी। मेरे अंदर जैसे कुछ रुक सा गया, पर चेहरा बिल्कुल शांत रहा। मैंने बस दोहराया, यही है। दादी ने सर हिलाया। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन वक्त ने उसे ज्यादा पेचीदा बना दिया है। मैं उठा और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, भाग रहे हो, देखना भी गवारा नहीं। मैं पलटा, सामने वही खड़ी थी। वो बेमतलब सी मुस्कान अब चेहरे पर ताना बन गई थी। बोली, काफी बदल गए हो समर। अब वो दुबला पतला लड़का नहीं रहा जो साइन करते वक्त रो रहा था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम भी वो बच्ची नहीं रही जो उंगली चूसती थी। वो हंस पड़ी। सही कहा, अब मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। फिर मैंने सवाल किया, और वो लड़का। वो बोली, हाँ आरव, उससे मुझसे मोहब्बत है। मैंने ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हारी मोहब्बत की औकात 2 तस्वीर है और 2 बक्से में बोला गया नाम। वो एक कदम आगे बढ़कर बोली, और तुम्हारी मोहब्बत की औकात 10 साल एक खामोशी, एक फोन तक नहीं किया। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा और वो चली गई। लेकिन वो पल मेरे अंदर जैसे कुछ जला गया था, कोई आग। उसी रात मैंने वापसी की फ्लाइट पर अपने मेल चेक की। सब्जेक्ट में लिखा था, तलाक चाहिए। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा, मेल खोली तक नहीं। अगली सुबह जब नाश्ते पर आया तो दादा बोले, कल ईशा की रस्म है आरव के साथ, वो तुमसे एक बार बात करना चाहती है। मैंने इस बात पर बस सर हिला दिया। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे देख रही हो कि अब मैं टूटूंगा या फिर तोड़ दूंगा। शाम को सब लोग नीचे थे। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर झुका हुआ था। तभी दरवाज़ा खुला और ईशा अंदर आ गई। बोली, ये मेरा भी घर है, दरवाज़ा बंद नहीं किया तुमने।
तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना मेरी इज़्ज़त से, ना मेरे वजूद से। मैंने कहा, दरवाज़ा तुम पर कभी बंद था ही नहीं। वो धीरे-धीरे चलती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं जानती हूँ तुमने मेरी मेल पढ़ी, लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कुर्सी से उठकर उसके करीब जाकर बोला, इसलिए क्योंकि अभी तुम वो हो जो खुद को मेरी शादी से आज़ाद समझती हो, और मैं वो हूँ जो तुम्हें आज़ाद नहीं करना चाहता। शादी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी, पर तलाक मेरी मर्ज़ी से होगी। वो एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम मुझसे नफ़रत करते हो? मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे लिए अब अजनबी हो, ना नफ़रत ना प्यार। सिर्फ उसने एक सांस में कहा। और मैं उस अजनबीपन से निकलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, आरव के साथ। वो ये कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैंने बस इतना कहा, फिर वो ज़िंदगी तुम्हें आसान नहीं मिलेगी। दरवाज़ा बंद हुआ, मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया, लैपटॉप बंद किया, आंखें मूंदी, और उसकी वही मुस्कान बहुत ज़्यादा गहरी लगने लगी। मुझे एहसास था कि अब ये खेल मेरे हाथ से निकलने लगा है, लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरा ज़ख्म, मेरी ज़िद और उसका गुरूर, ये जंग अब मेरी मर्ज़ी से ख़त्म होगी। मैंने ठान लिया था कि अब उसे नज़रअंदाज ही करूँगा। जितना ज़्यादा वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उतना ही उसे उसके हाल पर छोड़ने लगा। ना कोई बात, ना कोई हाल-चाल, ना ही कोई नज़र। वो दिन में दादा के पास बैठकर औरतों के साथ हँसती, शाम को आरव के साथ लॉन में टहलती। मैं ऊपर छत से कॉफ़ी का कप हाथ में लिए उन्हें देखता, जैसे कोई पुरानी फ़िल्म बार-बार चल रही हो। जानबूझकर मैं अब नाश्ते के वक़्त देर से नीचे आता, ताकि वो जा चुकी हो। वो किसी कोने में आरव के साथ बातों में खोई हुई होती। घर के सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मेरा यहाँ होना सिर्फ एक मेहमान की तरह है। दादा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, मगर उनके शब्द अब भी वजनदार थे। समर, ईशा को बेखबर मत समझना, अब वो बच्ची नहीं रही। मैं बस सर हिला देता, जैसे कुछ भी कहने की हिम्मत अब नहीं रही। रात को जब पूरा घर सोने चला जाता, मैं लॉन में निकल जाता, अंधेरे में बैठकर सिगरेट जला लेता और फिर खामोशियों के साथ अपनी यादों की राख कुरेदता। फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर एक मेल आई। मैंने स्क्रीन घूरी, दिल में अजीब सा खिंचाव हुआ, पर चेहरे पर कुछ भी नहीं लाया। मैंने मेल खोली, कुछ ठंडे सख्त से शब्द थे कि मुझे तलाक दे दो, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। वो शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। अब आपसे शिकायत नहीं, सिर्फ आज़ादी चाहिए। मैंने मेल बंद कर दी। पहली बार दिल के किसी कोने ने सर झटक दिया। बस यूं ही अगले दिन आरव की गाड़ी आकर उसे लेने आई। वो फ्रंट सीट पर बैठी हंस रही थी। जाते वक्त मेरी तरफ देखा, पर मेरी नज़रें उसके चेहरे से हटकर कहीं और टिक गई। मैंने जाहिर तौर पर कुछ नहीं किया, बस अंदर ही अंदर दांत बींच लिए और लॉन में पड़ी सिगरेट के डिब्बे को ना जाने कब फेंक दिया। फिर एक और मेल आई, फिर एक और, हर रोज़ वही सब्जेक्ट लाइन, तलाक चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना डिलीट किया, ना रिप्लाई, बस देखता और बंद कर देता। और फिर खुद को घर के कामों में, लोगों की बातों में, खामोशियों की परछाइयों में डुबो दिया करता। एक दिन शाम को मैं किचन में दाखिल हुआ तो वो वहाँ मौजूद थी, एक हाथ में चम्मच, दूसरे हाथ में मोबाइल। मुझे देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, पर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, फ्रिज से पानी की बोतल उठाई और वापस मुड़ने लगा। तभी उसने मेरी पीठ को देखकर धीमे से कहा, समर। और मैं रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। वो बोली, ईमेल देखी थी। मैं खामोश रहा, जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने बहुत धीमे से कहा, कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है। वो चुप हो गई। समझती हो ना क्या कह रहा हूँ? अब वो बोली, समझती हूँ, पर मानती नहीं। मैं धीरे धीरे उसके पास आया, बस 2 कदम की दूरी थी। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो। वो पलटी और बोली, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। ये वक्त है जो हर बार तुम्हें झूठ समझा जाता है। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर वो 1 कदम पीछे हटकर बोली, ये रिश्ता सिर्फ कागज पर है, दिल में नहीं। अगर दिल में होता तो अब मैं किसी और की झोली में मोहब्बत नहीं डालती। इस पर मैं भड़क गया, क्योंकि तुमने कभी वो जगह खाली नहीं छोड़ी जिसे भरा जा सके। वो मुड़ गई, बिना कुछ कहे चली गई। उसी रात मैंने पहली बार खुद को शीशे में देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ खाली सा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये जिद जिद नहीं, कोई पुराना रिश्ता हुआ जख्म बन चुकी है। अगली सुबह जब मैं नीचे आया, ईशा और आरव बाहर गार्डन में बैठे हंस रहे थे। आरव ने मेरी तरफ देखकर कुछ कहा और ईशा जोर से हंसने लगी। उस हंसी में कुछ ऐसा था जो कभी मेरे और उसके बीच नहीं आया, शायद सुकून। फिर वो दोनों उठे और गेट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। घर का माहौल 2 दिनों से कुछ अलग था, जैसे सब किसी बड़ी खुशी को छुपा रहे हों।
मैं बस खामोशी से सबका चेहरा पढ़ता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। खाने की टेबल पर भी सब बार बार मुस्कुरा रहे थे और हर मुस्कान जैसे आरव की तरफ झुक रही थी। ईशा का चेहरा भी किसी नई चमक से भरा हुआ लग रहा था। शाम को जब मैं लॉन में आया, सब लोग बहनों चाचियों के बीच में बैठे बातें कर रहे थे। तभी छोटी बुआ ने पीछे से टोका, समर तुम्हें बताया नहीं किसी ने? मैंने सवालिया नजर से देखा। वो बोली, ईशा की मंगनी आरव से फिक्स हो गई है, अगले हफ्ते रस्म है। मेरा हाथ वहीं रुक गया। कप हाथ से गिरने ही वाला था, पर किसी तरह संभाल लिया। जुबान जैसे एकदम से सूख गई। तुम्हें बताया नहीं किसी ने? मैंने बिना कुछ बोले सर झुका लिया। शायद उन्हें अब लगा मैं इस घर का हिस्सा नहीं, बस एक बेमायने हूँ। फिर ऊपर गया, दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल उठाया, मेल खोली। ईशा की एक नई मेल आई हुई थी। मैं मंगनी करने वाली हूँ आरव से। बात अब आगे बढ़ चुकी है, तलाक के पेपर्स जल्दी भेज दो। मैंने फ़ोन दीवार पर दे मारा। कुछ अंदर जैसे फट रहा था, उबल रहा था। गुस्सा, दर्द और घुटन। मैं बाथरूम में गया, शावर खोला और पूरे प्रेशर के नीचे खड़ा हो गया। खुद जैसे खुद को आग में फेंक रहा हूँ, पर न सुकून मिला, न नींद आई, न दिल को खामोशी रास आई। तौलिया लपेटकर जैसे तैसे बाहर आया तो देखा वो वहां बैठी हुई थी, मेरे बेड के कोने पर, सफेद कमीज में दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ती हुई। एक पल के लिए मुझे लगा ये ख्वाब है या हकीकत। मैंने कमर पर हाथ रखा, धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो चौकी, नजर झुकाई हुई, फिर झटके से पलटी। क्या बेशर्मी की हद है, कपड़े तो पहन लेते कम से कम। मैं हंसा, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम जो चुपके से यहाँ आई हो और अब यहाँ पर लेक्चर दे रही हो। दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने समझा शायद कोई नहीं है। वो बोलते बोलते रुक गई। मैं कदम और आगे बढ़ा गया। तुम जानती थी मैं यहाँ हूँ, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें यूं देखूं, यूं सोचूं और भड़क जाऊं। वो बोली, बकवास बंद करो, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, मंगनी की बधाई देने या झूठी सफाई करने। मैं बोला। वो खड़ी हुई, उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, झूठ ताकि खुश हूँ, सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए था, ताकि तुम सच में कोई फैसला लो। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। तो अब मंगनी आरव से सिर्फ मेरी इज्जत का हथियार है। हाँ, क्योंकि तुमने कभी मेरी सच्चाई सुनने की कोशिश नहीं की, हमेशा खामोशी और लताल्लुक। वो चिल्लाई। मैंने उसकी बाजू पकड़ ली और दीवार से लगाकर करीब होकर धीमी आवाज में कहा, बेशर्मी तुम नहीं, मैं कर रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें देखने के लिए मुझे इजाजत नहीं चाहिए। छोड़ दो मुझे। उसने बहुत जोर से धक्का दिया, पर मैं पीछे नहीं हटा। क्यों आई थी कमरे में? अगर झूठ से कोई जीत नहीं होनी थी, तो फिर ये सब क्यों किया? वो बोली, क्योंकि मुझे जानना था कि तुम्हें फर्क पड़ता भी है या नहीं। मेरे हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो फौरन दीवार से निकलकर पीछे हटी। अब साफ हो गया था, तुम्हें बस कब्जा चाहिए, जज्बा नहीं। तुम मालिक बनना चाहते हो, साथ नहीं देना चाहते। मैंने गहरी सांस ली। तुम ये मान लो कि तुम सिर्फ आरव से बदला ले रही हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी आंखें वो नहीं चमकती जो मेरे लिए चमकती थी। आज से कुछ लम्हे पहले तभी उसके हाथ कांपने लगे, पर अब वो कुछ बोली नहीं, बस पलटी। जाओ, और हाँ, अगली बार बिना इजाजत मेरे कमरे में आने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ तुम्हें रोकने पर नहीं, खुद को रोकने पर मजबूर नहीं कर पाऊंगा। उसने पलटते हुए कहा, खुद को समझते क्या हो? वो जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। दरवाजा बंद हुआ और मैं टूटकर बेड पर गिर गया। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये जंग का पहला वार था, और अब मुझे हारना नहीं था, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके जाने के बाद कमरे की खामोशी बहुत भारी लगने लगी थी। दीवारों पर मेरी उंगलियां लगातार चल रही थी, जैसे किसी अंदरूनी जंग का निशान बन रहा हो। मैं जानता था कि ये जो कुछ हुआ मामूली नहीं था। वो सिर्फ मुझे भड़काने नहीं आई थी, वो खुद भी अंदर से टूट रही थी। पर एक बात तय थी कि अब ये खेल दो तरफा हो गया। अगली सुबह नाश्ते पर कोई जिक्र नहीं हुआ। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंखों में तेजी, चेहरे पर खामोशी और व्यवहार में वही अंदाज जो मुझे बेचैन कर देता था। मैंने भी जाहिर किया जैसे कल कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अंदर से हर लम्हा मेरी नसों में खराश डाल रहा था। दोपहर को मैं बाहर निकला तो लॉन में वो आरव के साथ बैठी हुई नजर आई। उसके हाथ में चाय का कप था और वो कुछ बोल रही थी, जिस पर आरव बार बार हंस रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे लगा वो जानबूझकर जोर से हंस रही है। हर हंसी, हर लम्हा, हर नजर। वो दोनों जब अंदर दाखिल हुए तो मैं गली में खड़ा रहा। वो मेरे करीब से गुजरी, गर्दन ऊंचे किए बिना किसी झिझक के। मैंने आवाज दी, ईशा। वो रुकी। आरव ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर मैंने उसकी तरफ देखा और वो चुप हो गया। कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में, मैंने सख्त आवाज में कहा। आरव ने ईशा की तरफ देखा। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, ठीक है, आती हूँ।
मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया, दिल में एक धड़क बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वो अंदर आई, सफ़ेद कमीज़ में बाल खुले हुए। वही ज़िद, क्या है? मैं पलटा, उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तुम क्या चाहती हो? साफ कह चुकी हूँ कि आरव से शादी करने जा रही हूँ। और तुमसे? हाँ, उसने कहा। और अगर तुम आज़ादी नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूँगी। वो आगे बढ़ी। भागूंगी, अदालत में जाऊंगी या कोई और ड्रामा करूंगी। मैंने कहा, तुम ड्रामा समझती हो मेरी ज़िंदगी? तुम सिर्फ एक साइन थी और अब मेरी ज़िंदगी का धब्बा हो जो मैं मिटा देना चाहता हूँ। मैं गुस्से में उसके बाजू को पकड़कर एक झटके से उसे दीवार से लगा दिया। वो चौंक गई, पलकें तेज झपकने लगी, लेकिन आंखों में डर नहीं था, बस वही सन्नाटा। मैं उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, क्या समझ के खेल रही हो? मेरा सब्र आजमाना बंद कर दो। ये ज़बरदस्ती है। उसकी आवाज़ भर गई। हाँ, वही ज़बरदस्ती जो तुम कर रही हो, मेरी बर्दाश्त के साथ, मेरी हदों के साथ। मैंने ज़ोर से कहा, कुछ भी कर लो, मैं अब तुम्हें नहीं चाहती। उसने कहा, पर आवाज़ कमज़ोर थी। और तुम मेरे अंदर की वो आग हो जो जलाए बिना चैन नहीं लेने देती। मैं उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोला। वो पलकें बंद कर गई, फिर एक कदम जोर से मुझे धक्का दिया। तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो? नहीं समर, तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हें अपनी जगह याद दिलाने वाली औरत अब तुम्हारे काबू में नहीं। मैं खामोश हो गया, उसे ज्यादा देर देखता रहा। उसकी पीठ अल्टाई हुई थी, पर चाल में थरथराहट थी। दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने दीवार पर मुक्का मारा। अब सब समझ गया था। ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं रही, ये अब पूरी जंग है, होशो हवास की और उस एहसास की जो हर रोज मेरे अंदर भरती जा रही थी। और मैं ये जंग किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं था। मैंने उस दिन के बाद खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी रोजमर्रा की तरह चलती रही और मैं बस देखता रहा, पर अंदर एक सनसनी फैल चुकी थी। कुछ खटक रहा था, कोई बात, कोई अंदाज, उसकी आवाज, उसका बर्ताव, सब कुछ अलग था। बात पूरी तौर पर तब साफ हुई जब एक रात मैं लॉन से गुजर रहा था। सामने वाली दीवार के पास लाइट कम थी, पर आवाज साफ आ रही थी। ईशा आरव के साथ खड़ी हुई थी, कुछ संजीदगी से बात कर रही थी। मैं रुक गया। आवाज धीमी थी, पर हर बात तीर की तरह दिल में लग रही थी। आरव कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया होता तो कभी तुम्हारे साथ ही बातें नहीं करता। पर अब समर वापस आ चुका है और वो तुम्हें ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ है। सोच लो, अगर तुम्हें तलाक नहीं मिली तो मेरा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। ईशा की आवाज़ हल्की सी कांपती हुई सुनाई दी। मैंने कहा है ना, वो जल्दी तलाक दे देगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, अब अगर मोहब्बत हो गई है तो वो अलग बात है, लेकिन अब मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। मेरे कदम जमीन में धंस गए। मेरे सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वो सिर्फ खेल रहा था, मेरे साथ, मेरे जज्बातों के साथ। मैंने पल भी नहीं लगाया, अगले ही पल रोशनी में आया। ईशा और आरव दोनों चौंकर मेरी तरफ देखने लगे। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मेरी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि ईशा भी काँप गई। आरव भी सीधा फौरन से खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्यों? चुपचाप क्या सुन रहे थे? मैं आगे बढ़ा और एक जोरदार गुस्सा उसके जबड़े पर मार दिया। वो जमीन पर गिर चुका था और उठने की कोशिश कर रहा था। समर, ईशा चीखी, क्या कर रहे हो तुम? मैं उसके करीब चला गया, गिरेबान से पकड़ा। तू मेरे सामने बकवास नहीं कर आरव। अभी वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सच सबके सामने होगा। आरव ने खुद को समेटते हुए कहा, तुम्हें लगता है ईशा तुम्हारे साथ रहना चाहती है? वो मुझे चाहती है। मैं हंस पड़ा, तो खुद अपने आप का नहीं है। पैसे, स्टेटस और फायदों के लिए किसी की जिंदगी से खेलता है। ईशा ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ नजर आया। उसी वक्त घर के लोग आ गए, दादा, चाचा, सब। वो बोले, ये क्या हंगामा है समर? तुमने उसे मारा क्यों? ये क्या तरीका है? सबकी नजरें मुझ पर थी। मैं चुप रहा। दादा ने सख्ती से पूछा, जवाब दो, ये हरकत क्यों की? मैंने बस इतना कहा, ये आदमी किसी से प्यार नहीं करता, बस इस्तेमाल करता है। आरव ने मुंह पर हाथ रखा, खून साफ किया और बोला, ये झूठ बोल रहा है, बस खुद को पति समझकर घमंड में पागल हो गया है। सबूत चाहिए। मैंने कहा, दे सकता हूँ। मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसमें आरव की सारी बातें थी। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। सब चुप थे, कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव नजरें चुराकर बाहर निकल गया। दादा ने धीरे से कहा, सब बाहर जाए। सब निकल गए, सिर्फ मैं और ईशा रह गए। वो चुप थी, खामोशी से दरवाजे को देख रही थी, जैसे वहां कुछ और हो। मैं धीरे से बोला, अब समझ आई, ये सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं है, प्यार है। वो मेरी तरफ मुड़ी, पर नजर नहीं मिलाई। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, अपनी इज्जत से और उस तरह के दरिंदों से। मैं खुद को संभाल सकती हूँ समर।
उसकी आवाज़ नरम थी पर कमज़ोर नहीं। फिर क्यों हर बार आरव को जस्टिफाई करती हो? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। तुमने कभी वो बात नहीं की जो यकीन पैदा करे। मैं आगे बढ़ा, धीरे से उसके करीब जाकर कहा, जो अभी किया वो सिर्फ किसी पति होने के नाते नहीं, एक मर्द होने के नाते किया। चाहो या ना चाहो तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, ना प्यार में ना जंग में। वो पलटकर चली गई, पर मैं जानता था उसके अंदर कुछ बदला है। शायद पहली बार मेरे शब्दों ने उसके दिल की दीवार पर दस्तक दी थी, और शायद इस बार वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दादा ने जैसे एक बम फोड़ दिया। 1 महीने के लिए ईशा और समर एक ही छत के नीचे रहेंगे, इसी घर में एक दूसरे के साथ। उसके बाद फैसला होगा कि आगे क्या करना है। पूरी मेज़ पर खामोशी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। ईशा का चम्मच रुक गया। मेरी आंखों में सवाल लहराया, लेकिन दादा का व्यवहार ऐसा था कि जिस पर कभी कोई बहस नहीं हुई। दादी कुछ बोलने लगी, लेकिन दादा ने हाथ उठाकर खामोश कर दिया। बस बहुत हो चुका, अब तमाशा बंद। फैसला सिर्फ उन दोनों के बीच होगा, किसी की दखल नहीं चाहिए। मैं खड़ा हो गया। ईशा ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चाय की प्याली की तरफ झुक गई। उसका खामोश रहना मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन अब हर खामोशी के पीछे कुछ और छुपा था। उसी शाम हमें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया। अलग कमरे, लेकिन एक ड्राइंग रूम, एक किचन और एक छत। दादा ने हल्के से अंदाज में कहा था कि तुम दोनों को थोड़ी देर अकेले में रहने की ज़रूरत है। रिश्ते दबाव में नहीं, समझने में पलते हैं। ऊपर आते ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए मैंने आवाज़ दी, दरवाज़ा खुला रखना। अगली बार अगर ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा तो तुम ही शोर मचाओगी। अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारी दीवार तोड़ने का कोई इरादा नहीं, आदत सिर्फ बातों की है। मैं मुस्कुरा दिया, ये लड़की भी अजीब सी है। रात को छत पर टहलते हुए मैंने ईशा को बैठे देखा, गोद में किताब, हाथ में चाय, बाल खुले हुए, पर नज़रों में कोई उलझन थी। कुछ पल में वही खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। क्या पढ़ रही हो? तुम्हें कोई दिलचस्पी है? नहीं, बस पूछ लिया। तो फिर जवाब का क्या फ़ायदा? तुम्हारी ये औकात दिखाने वाली ज़ुबान, शायद अब संभालने का वक्त आ गया है। उसने किताब बंद की, और तुम्हारा ज़बरदस्ती का प्यार शायद ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ मौका दे रहा हूँ तुम्हें, ताकि खुद समझो कि तुम कहाँ खड़ी हो, और तुम कहाँ हो उस दरवाजे पर जिसे मैं खोलने से डरती हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, चाय की प्याली उठाई और नीचे चली गई। अगले दिन बारिश हुई, तेज लगातार, बिजली भी चली गई। घर के सारे लोग नीचे थे, और हम दोनों ऊपर एक ही छत के नीचे। मैं किचन में चाय बना रहा था, उसे ऑफर की। वो पहले की तरह चुपचाप लेकर बैठ गई। तुम्हें चाय बनानी कब आई? जब कोई तुम्हें चाय बनाकर ना दे तब खुद ही सीखनी पड़ती है, और जब कोई तुम्हें रिश्ता देकर छोड़ दे तब भी खुद को संभालना पड़ता है। तभी तो कहता हूँ, अब छोड़ने नहीं, निभाने आया हूँ। पर बहुत देर कर दी तुमने। देर तब होती है जब कोई लौटता नहीं। वो चुप हो गई। उस रात मैंने लोबी के सोफे पर सोने का फैसला किया। वो अपने कमरे में बंद थी। मैंने सोचा शायद उसे सुकून रहे। करीब 3 बजे पानी पीने उठा तो देखा लाइट जल रही थी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ईशा बैठी रो रही थी। मैं रुक गया, बिना आवाज़ किए देखा। उसके हाथ में फ़ोन था, और स्क्रीन पर आरव का नाम, लेकिन वो कॉल नहीं कर रही थी, बस उसका नंबर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। मैं पलट गया, दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं लगा। अगली सुबह वो आम दिनों की तरह खामोश थी। नाश्ते पर कुछ नहीं कहा। उसके बर्तन धोते हुए मैंने पूछा, आरव का क्या हाल है? उसने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा। क्यों पूछ रहे हो? हमदर्दी जता रहे हो? मैंने कहा नहीं, बस जानना चाहता हूँ कि तुम अब किस तरफ हो, या फिर वापस सोचने का वक्त आ गया है। मैं अब कुछ भी सोचना बंद कर चुकी हूँ, बस जो होना है होने दो। तो फिर तुम ऐसी रहो, मैं देखता हूँ क्या होता है। ईशा रुक गई, पहली बार मेरा नाम वैसे पुकारा जैसे सालों से नहीं लिया था। समर। मैं पलटा किया, क्या कभी तुम्हें पछतावा हुआ? मैं रुका, हर रोज, हर रात, हर सुबह पछतावे की कीमत तुमने नहीं, मैंने चुकाई है। मैं तुम्हें नहीं भूला, इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने आया हूँ। वो मुझे कुछ देर देखती रही, फिर पलट गई। हम उस महीने की कैद में जैसे हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलने लगे थे। चाय के कप टकराते थे, नजरें मिलती थी, बातें होती, और खामोशी एक अलग जुबान बोलती थी। ये कैद अब सजा नहीं, एहसास बनने लगी थी, और मुझे यकीन था कि अब के बाद वो दरवाज़ा खुलने ही वाला है। 5 दिन हो चुके थे, हम दोनों एक ही छत के नीचे थे, बात भी करते थे, लेकिन सिर्फ बातों को फेंकने के लिए, ताना मारने के लिए, जवाब देने के लिए। किसी दिन चाय पर झगड़ा होता,
किसी दिन खाने पर हर बात पर जुबान की चोटें गहरी होने लगी थी, और जो कैद कभी एहसास लगती थी, अब उलझन बन चुकी थी। उस शाम वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जमा कर रही हो। जैसे कुछ कहने की हिम्मत जमा कर रही हो। मैंने मोबाइल से नजरें हटाए बिना कहा, वापस जाना चाहती हो? उसने एक पल मुझे देखा, फिर बोली, क्योंकि ये सब फर्जी है। 1 महीने की जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं सुधरता। मैं हंसा नहीं, बस गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारी खामोशी कमजोरी है? नहीं ईशा, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे झूठे घमंड को, सब कुछ। वो चिल्लाई, तुम्हें पता भी है मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ। क्या कभी तुमने पूछा, जानने की कोशिश की? मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में सीधा सवाल था। मैं पूछूं, जब तुम्हें हर बार भागने की पड़ी हो, जब तुम्हारी जुबान पर सिर्फ आरव का नाम होता है? वो बोली, क्योंकि कम से कम वो मेरे एहसास का मजाक तो नहीं उड़ाता। उसे तो मेरी आंखों का मतलब भी नहीं पता। और तुम तो मेरी खामोशी तक को ताना बना लेते हो। मैं गुस्से से चिल्लाया, और फिर भी तुम उसी के साथ जाना चाहती हो? वो एक पल को चुप रही, फिर बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर जो अकेलापन मिलता है ना, उससे अच्छा है कि किसी और के साथ जीना सीख लूं। मैंने गुस्से में पानी का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। फिर जाओ, और सुनो, अब अगर गई तो कभी लौटकर मत आना, कभी भी नहीं। न 10 साल पहले आया था, न अब आऊंगा। तुमसे तो दुश्मन बेहतर होते हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस सीधा दरवाजा खोला और धमाके से बंद करके निकल गई। कमरे में सिर्फ सन्नाटा गूंजता रहा। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, आंखें बंद करके, सांसों को काबू में लाने की कोशिश करता रहा, पर सुकून कहीं नहीं था। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरी दादी की घबराई हुई आवाज आई, समर जल्दी नीचे आओ, ईशा का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। बिना कुछ सोचे बस चप्पल पहनी और सीढ़ियां भागते हुए उतर गया। नीचे पूरा घर परेशान था। आरब भी मौजूद था, लेकिन खामोश दीवार से लगा हुआ। कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए? मेरी आवाज़ काँप रही थी। अस्पताल, बहन ने कहा। वो काम पर जा रही थी, बारिश हो रही थी, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने किसी की नहीं सुनी, गाड़ी निकाली और सीधे अस्पताल की तरफ भागा। बारिश अब भी हो रही थी, हर बूंद जैसे मेरे सीने को चीर रही थी। अस्पताल पहुंचकर नर्स ने रोका, लेकिन मैं अंदर घुस गया। वो इमरजेंसी रूम में थी, माथे पर पट्टी, बाजू पर बैंडेज और आंखें बंद। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली तो मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। उसका हाथ पकड़ा और पहली बार डरते हुए बोला, अगर तुम चली गई ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ख़त्म हो जाऊंगा। उसके हाथ में हल्की सी हरकत हुई। मैं चौंक गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और उसी पल जैसे बारिश, गाड़ी का शोर, दिल की धड़कनें सब थम गया। ईशा होश में थी। डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया है, लेकिन जो कुछ मेरे अंदर अब तक चुप था, अब वो फूटने पर मजबूर था। रात का खाना नीचे रखा गया, पर मुझे भूख नहीं थी। दादा ने इशारे से बुलाया। मैं बिना कोई सवाल किए उनके कमरे में दाखिल हो गया। वो लेटे थे, कमजोर, लेकिन उनकी आंखें अब भी उतनी ही तेज थी जैसे बचपन में होती थी। मैं उनके सामने फर्श पर बैठ गया, जैसे कोई बच्चा अपने जुर्म का कन्फेशन करने आया हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोले, बहुत कुछ हो चुका है ना, तुम टूटे हो, लेकिन ये टूटना जरूरी था, वरना तुम कभी संभलते भी नहीं। मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा, तुम्हें हमेशा यही लगा कि तुम्हें मजबूर करके इस शादी में बांध दिया गया, तुमसे जिंदगी छीन ली गई, लेकिन तुमने कभी ये नहीं पूछा कि वो शादी क्यों हुई थी। मैंने धीरे से सर उठाया। उनकी नजरें सीधी मेरी आंखों में थी। वो बोले, तुम्हारी माँ, समर, वो कभी ज्यादा बोलती नहीं थी, अपनी बातों को दिल में रखती थी, लेकिन एक बात वो बार बार कहती थी कि अपनी प्रार्थना में वो अपनी सहेली की बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनते देखना चाहती है। मेरे हलक में जैसे कुछ अटक सा गया। वो बोले, ईशा, तुम्हारी माँ की ही सहेली की बेटी है। ये शादी कोई रिवाज नहीं था, ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। वो अपनी पसंद से अपनी बहू लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो उसकी आंखों में देखी गई हो, जिसे वो अपनी परछाई समझे। मैंने घबराकर नजरें चुरा ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ 2 ही शब्द थे, समर की शादी ईशा से। मेरे सीने में जैसे सब रुक गया। इसलिए हमने शादी की। उस वक्त हमें यही लगा कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हम समझ बैठे थे कि तुम दोनों वक्त के साथ एक दूसरे को समझ लोगे, लेकिन हम भूल गए थे कि रिश्ते सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं बनते, उसमें वक्त, एहसास और समझ की ज़रूरत होती है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और वो सच अब बताया?
उन्होंने कहा, अब वक्त आया है जानने का। अब तुम सब समझ चुके हो कि रिश्ता कितना नाजुक होता है। अब तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी था कि इसकी जड़ क्या है। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर सर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। मेरी माँ ईशा, ये शादी, सब कुछ एक नया मतलब ले चुका था। मैं वापस ऊपर आया, कमरे की लाइट बंद थी। मैं खामोशी से अंदर गया। दरवाजा खुला हुआ था। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें खुली थी, मतलब वो सोई नहीं। मैंने पूछा, नींद नहीं आ रही, पानी चाहिए? उसने कहा नहीं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो बोली, क्या हुआ? दादा से बात हुई? मैंने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, हाँ हुई। उसने पूछा, क्या कहा उन्होंने? तो मैंने गहरी सांस ली और कहा, पता चला तुम मेरी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आई हो, तुम्हें मेरे लिए मांगा गया था। मेरी माँ की आखिरी प्रार्थना तुम ही थी ईशा। वो पलके झपकाने लगी, जैसे कुछ सुनने से डर रही हो। मैंने कहा, मुझे लगा था कि ये सब एक इत्तेफाक है या जबरदस्ती, लेकिन नहीं, तुम तो वो ख्वाहिश हो जो मेरे लिए लिखी गई थी। बस एक मैं ही था जो देर से समझा। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। उसने पूछा, अब क्या करोगे? मैंने कहा, अब वो सब वापस लाऊंगा जो तुमसे छीन गया था। वक्त, जगह, हक और इज्जत, सब कुछ। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं चाहती थी तुम खुद समझो, किसी को बताना ना पड़े। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समर। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं खुद को साबित करूंगा। मैं उठा, कमरे से बाहर निकला। कदम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ मैं ये जान चुका था कि अब ये रिश्ता मेरे गुरूर का नहीं था, ये मेरी माँ के अधूरे सपने का और मेरा सबसे बड़ा कर्ज था। ये कर्ज दिल से पूरा करना था। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दिल को काबू में रखने की कोशिश में मैं खुद से ही दूर कर रहा था। दादा से बात के बाद मैं एक यकीन के साथ ईशा के सामने गया। मुझे लगा कि वो अब चुप नहीं रहेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। पर जो जवाब मिला वो मेरे वहम में भी नहीं था। ईशा मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में वही दर्द। वो खामोशी से चाय की चम्मच घुमा रही थी, जैसे शब्दों को घुमा रही हो। मैंने पूछा, कुछ कहना है? वो बोली, हाँ। फिर रुकी, तो तुम तब छोड़ गए थे, अब साथ चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में नजरें गाड़ दी। वो बोली, पहले खुद को मानो, अपनी इस ईगो को तोड़ो और खुद को मेरे काबिल बनाकर दिखाओ। मेरे अंदर कुछ टूट कर बैठा। मैंने कहा, यानी अब तुम शर्तें रखोगी? वो बोली, हाँ, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी और अब उसे जोड़ने के लिए मेरी शर्तों पर चलोगे। मैंने भारी आवाज में कहा, क्या चाहती हो? वो बोली, सब कुछ, वो सब जो तुमने छीन लिया, वक्त, इज्जत और ख्याल। फिर वो शांत हो गई। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम कोई भी नाराजगी नहीं दिखाओगे, तुम कोई हुक्म नहीं चलाओगे और ना मुझ पर गुस्सा करोगे। अगर इस हफ्ते को तुम बर्दाश्त कर गए तो शायद मैं सोचूं कि तुम सच में बदल गए हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, सब ड्रामा लगता है। वो बोली, ड्रामा तुमने 12 साल किया है समर। अब अगर एक हफ्ता तुम्हें बड़ा लग रहा है तो रिश्ता तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी आवाज में वो ताकत थी जो मेरे गुरूर को झुका गई। मैंने कहा, ठीक है, मंजूर है। तुम्हारे हर उसूल पर खुद को रखूंगा और देखूंगा कि कौन पहले टूटता है। अगला दिन अजीब सा गुजरा। मैं खुद पर कंट्रोल रखा रहा था। हर छोटी बात पर बोलने का मन हुआ, पर चुप रहा। वो जानबूझकर लॉन्ज में मेरे बराबर वाले सोफे पर आकर बैठ गई। बोली, मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, तुम चलोगे साथ में? मेरे बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जरूर। शायद मेरी आवाज में कुछ था जो वो ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ ना मिला। अगले दिन मैं वक्त पर तैयार था, उसे लेने गया, दरवाजा खोला। वो आई, नजर मिलाई, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में एक मकान की तरफ इशारा करके बोली, मैं सच में चाहती थी कि तुम समझो, लेकिन अब लगता है कि तुमने सुनना शुरू किया है। मैं बोला, सुन लिया है, अब समझना और करना बाकी है, और वो इस हफ्ते मैं देख लूंगी। यूनिवर्सिटी में मैं पीछे खड़ा रहा। उसने प्रेजेंटेशन दिया, सबने तालियां बजाई। वो मेरे पास आकर बोली, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। मैंने कहा, मैं ना कहूँ तो तुम भी जानती हो, मैं वादे कम करता हूँ, लेकिन अब भूलूंगा नहीं। अगले दिन वो मेरे साथ बाजार गई। मैं बैग उठा रहा था, कभी कपड़ों की राय पूछती, फिर एकदम मेरी तरफ देखकर कहती, तुम सच में बदल रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो? मैंने कहा, अगर एक्टिंग होती तो अब तक फैल गया होता। रात को डाइनिंग टेबल पर वो खामोश थी। मैंने पूछा, खाना पसंद नहीं आया? वो बोली, नहीं, सोच रही हूँ कि तुमने सब कुछ सच में छोड़ दिया या अभी भी दिल में कुछ बाकी है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने अपनी जिद, अपना गुरूर, सब वही छोड़ दिया है जहाँ पहली बार तुमने नजरअंदाज किया था। अब सिर्फ तुम बाकी हो और तुम्हारा इम्तिहान। 5 दिन गुजर चुके थे। छठे दिन उसने अचानक कहा, आज मेरे साथ चलो, कुछ बच्चों से मिलना है, कुछ देना है और काम भी है। चलो।
मैंने बिना सवाल किए कहा, चलो। वो चौंकी, शायद बहस की उम्मीद थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, अब तुम जो कहोगी वही होगा। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि आप मेरे पापा बनोगे? मैं हंसने लगा, बोला बेटा मैं तो पहले से बंधा हुआ हूँ। ईशा पीछे खड़ी थी, सब देख रही थी। वापसी पर गाड़ी में उसने कहा, शायद तुम सच में बदल रहे हो। मैंने कहा शायद नहीं, यकीन होना चाहिए। 7वें दिन शाम को वो मेरे पास आई। मेरे हाथ में किताब थी। उसने आकर किताब छीन ली और कहा, समर, अगर तुमने सच में खुद को ना बदला होता तो मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने देती। लेकिन अब लगता है शायद मैं एक बार फिर वही लम्हा जीना चाहती हूँ जब शादी वाले दिन मेरे हाथों में तुम्हारा नाम लिखा गया था। मेरे हाथ कांप गए और दिल ने धड़कन बदल ली थी, और मुझे लगा कि ये इम्तिहान अधूरा नहीं रहा, बल्कि पहली बार इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। हफ्ता पूरा हुआ तो घर के माहौल में एक अलग सा सुकून फैलने लगा। वो छोटे छोटे लम्हे, चाय के कप की महक, उसकी आंखों में नर्म पड़ती चमक और मेरे अंदर पलटते हुए शब्द, सब बदल गए थे। कोई ऐलान नहीं हुआ, न उसने हाँ कहा न मैंने कुछ मांगा, पर हमारे बीच की खामोशी अब पूरी तरह से इकरार बन गई थी। दादा ने सबसे पहले बात करी, अगर अभी भी कोई शक है तुम दोनों में, तो उम्र भर की परेशानी अपने हाथ से चुनो, ना कि शादी की तस्वीर भरो। मैंने उसे बार बार दिल से देखा। वो मेरे सामने बैठी थी, खामोश, पर नजरें नहीं चुराई। वो पहली बार बेआवाज में बोल चुकी थी। अगले ही दिन सब कुछ सादगी से हो गया। कोई बड़ी बारात नहीं, कोई फिजूल की रस्में नहीं, सिर्फ करीबी लोग, सफेद कपड़े, गुलाबों की हल्की खुशबू, और वो पल जिसे मैं खुद से भी कई बार इनकार करता रहा था, आज मेरे सामने बैठा था। मैं सफेद सलवार कमीज में, चेहरे पर वो सुकून जो सालों से नहीं था, और अब आया। ईशा ने सफेद रंग का गरारा पहना था, हल्की ज्वेलरी, लाइट कलर की लिपस्टिक, और आंखें जो कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ कह चुकी थी। इस बार की शादी दोनों की मर्जी से, दोनों के सुकून भरे फैसलों से हुई। हर खामोशी अब मेरे करीब आकर बैठ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब पहली बार हो रहा हो। सब कुछ साइन करने के बाद उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। वही हाथ जो सालों पहले उसके छोटे हाथों से जोड़ा गया था, आज उसकी मर्जी के साथ बन गया। मैंने हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो झुकी और धीरे से मेरे कान के करीब आई। उसकी सांस मेरे गले से टकराई। अब की बार भी छोड़कर गए तो तुम्हें भूलने से पहले खुद को मार दूंगी। मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। वो सच में हल्की सी कांप रही थी, पर आवाज में सच्चाई थी। मैंने उसके कान में झुककर जवाब दिया, अब की बार जान भी देनी पड़ी तो तुम्हारे कदमों में दूंगा। कुछ पल हम यूं ही बैठे रहे। ना कोई शोर था, ना कोई ताली, ना कोई चीज, बस दो इंसान जिन्होंने सब कुछ झेलकर आखिरकार अपने फैसलों के आगे वादा कर दिया, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शादी के बाद हम धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते, सब पीछे रह गया। दादा ने बस इतना कहा कि आज से तुम दोनों एक दूसरे की रस्सी हो, और अपना रिश्ता कभी कमजोर नहीं करना। ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल हुए, वही जगह जहाँ कभी दूरी थी, आज प्यार भरने लगा था। कमरे में दाखिल होते ही वो रुकी, पलटी और मुझे देखा। याद है, मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने कहा था ये मेरा कमरा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, याद है, आज भी यही कमरा है, पर आज तुम मेरे साथ हो। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये कमरा अब सिर्फ हमारा है, ना सिर्फ जगह, बल्कि सब कुछ अब दोनों का है, खुशी, वक्त और दिल। वो धीरे से चलती हुई बेड पर बैठी। मैं उसके साथ बैठ गया। हमारे बीच अब ना खामोशी थी, ना गुरूर, सिर्फ वो सुकून था जो सालों की तपिश के बाद नसीब में आया। जानती हो ईशा, तुम मेरी पहली जिद थी, फिर मेरी ईगो, फिर मेरा गुनाह बन गई, लेकिन आज तुम मेरी प्रार्थना हो। वो मेरे कांधों पर सर रखकर बोली, और तुम मेरी सजा थे जो कि अब निजात बन गए हो। बाहर चांदनी फैल रही थी, कमरे में रोशनी थी, और हमारे दिल में प्रार्थना, जिसे हमारी माओ ने बरसों पहले मांगा था, आज पूरी हो गई। अब ना कोई ईमेल थी, न तलाक का शब्द, न आरव, न भागने की कोशिश, सिर्फ हम दोनों थे, और एक वादा कि अब की बार छोड़कर नहीं जाएंगे। जिंदगी ने हमें आजमाया, तुमने खुद को खोया, गिराया, तोड़ा, लेकिन इश्क ने हमें वापस जोड़ दिया। ये शादी अब सिर्फ नाम की नहीं, ये शादी दिल से हो गई थी, और हमने इश्क का ताज पहन लिया था। शादी के बाद पहली सुबह कुछ अलग थी, ना कोई नई दुल्हन वाली घबराहट, ना कोई बनावटी मुस्कान। ईशा बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की धूप का रंग, और आंखों में वो सुकून जो बरसों से उसकी आंखों से गायब था। मैं अंदर से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि इतने सालों का सफर सिर्फ एक पल में कैसे थमा, और फिर एकदम नई जिंदगी बन गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया
उसने मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, आज बहुत सालों बाद खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास बैठ गया। हमारे बीच कोई शोर नहीं था, पर जो खामोशी थी वो ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। घर का माहौल बदला बदला था। दादा अब ज्यादा मुस्कुराते थे, चाची हल्की फुल्की मजाक करती थी, और सबसे ज्यादा फर्क आरव की गैर मौजूदगी ने डाला। अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था, हम दोनों को सिर्फ जीना था, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। शादी के बाद जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। सब कुछ वैसा ही था, वही कमरा, वही छत, वही बालकनी, लेकिन अब उसमें वो तन्हाई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब हर दीवार के पीछे एक सुकून था, हर खामोशी में एक मुस्कान। ईशा अब घर की सिर्फ बहू नहीं, मेरी हमसफर बन चुकी थी। वो सुबह उठकर चाय बनाती, धीरे से मेरे पास आती और कहती, थोड़ा मीठा ज्यादा है, पर दिल से बनाया है। और मैं उस चाय की हर घूंट में उसकी मोहब्बत को पीता। धीरे धीरे हम दोनों ने घर के छोटे छोटे कामों को साथ मिलकर करना शुरू कर दिया। कपड़े सुखाने से लेकर राशन लाने तक, हर काम में एक टीम जैसी बात हो गई थी। हम एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे। अब हाँ, बहस हो जाती थी कि कौन सब्जी ज्यादा अच्छी बनाता है, लेकिन फिर रात में वही सब्जी हम रात बैठकर खाते थे और तय करते कि खाना बनाने की बारी कल किसकी होगी। ईशा अब अपने पुराने डर से बाहर आ रही थी। पहले जहाँ वो किसी मेहमान के आने पर कोने में छिप जाती थी, अब वो मुस्कुराकर सबसे मिलती, बात करती, अपने राय देती। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम पहले इतनी चुप क्यों रहती थी? उसने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि पहले कोई था ही नहीं जो मेरी बात को समझता। अब हो तो मैं भी खुद से बात करने लगी हूँ। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, चांदनी फैल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जानते हो समर, जब मैं पहली बार इस छत पर आई थी ना, तो मन किया था कूद जाऊं, पर अब इसी छत से दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है। मैं चुप था, बस उसका हाथ पकड़कर उसके माथे को चूमा। कई बार मोहब्बत जुबान से नहीं, आंखों के रास्ते दिल तक पहुंचती है। दादा पहले जैसे सख्त नहीं थे। वो अक्सर हम दोनों को देख मुस्कुराते और कहते, मुझे लगता था ये रिश्ता बस नाम का है, पर अब तुम दोनों को देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने खुद ये जोड़ा बनाया है। और सच कहूँ तो हम दोनों भी यही महसूस करने लगे थे। हमारे बीच में अब कोई नहीं था, सब कुछ हम हो गया था। एक दिन ईशा मेरे पास आई, बोली, समर, मैं वापस पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत मुस्कुराया। तुम्हारा सपना है ना, अब मेरी जिम्मेदारी है उसे पूरा करवाना। और उस दिन से उसकी किताबें, उसकी ऑनलाइन क्लासेस और मेरी रातों की कॉफ़ी की ड्यूटी शुरू हो गई। धीरे धीरे घर में और भी रंग भरने लगे। कमरे की दीवारों पर हमने एक दूसरे की खींची हुई तस्वीरें लगाईं। दरवाजे पर छोटी सी नेम प्लेट टांगी, समर और ईशा का घर। ये घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं था, ये उन एहसासों की बुनियाद पर खड़ा था जो हमने सालों में जीकर सीखी थी। कभी कभी ईशा रात को सोते वक्त पूछती, डर नहीं लगता कि फिर सब कुछ छिन जाएगा? और मैं उसके माथे पर हाथ रखकर कहता, अब अगर कुछ छीना तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे। अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें। वो आंखें बंद कर लेती और नींद में समा जाती। अब हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक बार ईशा मायके गई 3 दिन के लिए, और मैं जैसे किसी अपनेपन से कट गया था। बिना उसकी आवाज, बिना उसकी छोटी छोटी डांट के, बिना उसके हाथ की चाय के, पूरा घर खाली खाली सा लगता था। जब वो लौटी तो मैं बस उसे देखता रहा। वो हंसने लगी, इतना याद किया क्या? और मैं बोला, हर सांस गिन गिन कर कटी है। अब तुम्हारे बिना रहना नामुमकिन है। जिंदगी अब बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कहानियों में होती है, हकीकत से भरी लेकिन सुकून वाली। हम दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं थे, एक दूसरे की दवा भी थे। वक्त जैसे हर जख्म पर मरहम रखता गया, हर दिन हंसते हुए कटने लगे और रातें सुकून देने लगी। हम दोनों अब समझ चुके थे कि मोहब्बत से बड़ी बातें करने से नहीं निभाती, ये तो छोटे छोटे लम्हों में सांस लेती है। कप से चाय पीने के तरीके में, तकिए का हिस्सा छीनने में, और बिना कहे एक दूसरे की थकान समझ लेने में। ईशा पहले से ज्यादा हंसने लगी थी। वो खुलकर बोलती थी, सपने देखती थी, और खुद को किसी की परछाई नहीं बल्कि खुद की रोशनी समझने लगी थी। मैं अक्सर उसे देखता और सोचता, यही तो थी वो लड़की जिसे कभी मैंने खोया था, और फिर तकदीर ने उसे मेरा बनाकर लौटा दिया। एक दिन हम दोनों बगीचे में बैठे थे, वही बगीचा जहाँ कभी दर्द दबाया गया था, आज वही फूल मुस्कुरा रहे थे। ईशा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर सब कुछ फिर से जीने का मौका मिले तो क्या यही सफर दोबारा चुनोगे? मैं मुस्कुराया, उसका हाथ थामा और बोला, हर बार, हर जन्म, हर मोड़ पर मैं तुम्हें ही चुनूंगा। चाहे रास्ते मुश्किल हो, तुम्हारा साथ हो तो मंजिल अपने आप आसान हो जाती है।
उसने सर झुकाया, मेरी उंगलियों में उंगलियां उलझाई और बस इतना कहा, अब किसी अगले मोड़ पर भी आकर खड़े हो गए तो शोर मत करना, मैं तुम्हें खामोशी में भी ढूंढ लूंगी। उस पल समझ आ गया कि कहानी अब पूरी नहीं बल्कि मुकम्मल हो गई है। ना कोई अधूरापन, ना कोई शिकायत, बस दो दिल, एक वादा और एक ऐसी मोहब्बत जो अब किसी तूफान से डरती नहीं। हमारे घर की दीवारों पर अब सिर्फ तस्वीरें नहीं, दोनों की मोहब्बत टंगी थी और हमारी सांसों में अब सिर्फ एक नाम गूंजता था, हम। यही थी हमारी शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसे अब कोई मुकाम छोटा नहीं कर सकता और कोई गलती फिर से मिटा नहीं सकती, क्योंकि अब ईशा और समर की कहानी एक नहीं, एक दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी और यही इश्क की सबसे खूबसूरत जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।